फिर हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस। स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस कौन का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसमें दो तरह की इमेजेस की बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे रेयर मीडियम और एक हम लोग बात करेंगे डेंसर मीडियम। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स, जैसे मैंने बोला कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब मैं कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो उसको ड्राइव करने वाले हम लोग अलग अलग के लिए। आपको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे चलो देखें कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। मिरर है लेंस है, ये लेंस है, लेंस है ना। इस लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो ये क्या कर देता है, उसको कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, देखो इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बहुत माइन्यूट बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने इस लेंस को दो पार्ट्स कर दिए। तो पहला वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, ये मैं इसकी फर्स्ट बोल रहा हूँ और इस वाले को मैं सेकंड बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट कैसा दिखेगा आपको, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाले पार्ट से लेफ्ट वाला साइड जो है वो क्या है, रेयर मीडियम। और इसके अंदर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर तक की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर वाला जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर मीडियम। तो मैंने इस वाले पार्ट को बना दिया कैसा, डेंसर मीडियम। हम इसकी बात कर रहे हैं इसी को, क्योंकि हम ड्राइव करने वाले हैं, रे डायग्राम बनाएंगे तो हमारे को इसको ज़्यादा क्लियर देखने के लिए इसको सरफेस को हमारे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे मान लो कि हमने इसको क्या किया, जूम किया। हम लोग ड्राइव क्या कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस ले रहा हूँ तो कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर पॉसिबिलिटी है ना कि रियल इमेज भी बने और वर्चुअल इमेज भी बने, पॉसिबिलिटी है। रियल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, जब बियॉन्ड एफ हो। बियॉन्ड एफ अगर आप रख रहे हो तो कहाँ पे बनेगी इमेज, कैसी होगी, रियल। और एफ और पी के बीच में जब रखते होते तो कैसे बनती थी, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डेरिवेशन बहुत सारे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, रेयर मीडियम में। ये हमारा मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम। और ये वाला मीडियम कैसा है उसको देखो, वो है डेंसर मीडियम। भाई रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि हमेशा क्या लेंगे, न्यू1। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि हमेशा क्या लेने वाले हैं, न्यू2 लेने वाले हैं। बात समझ में आई। अब इसको लेके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने होते हैं। मतलब ये डेरिवेशन की कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। वो एजम्पशंस क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, एजम्पशंस कौन कौन से हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट सोर्स। ऑब्जेक्ट कैसा है, एक पॉइंट सोर्स है। सोर्स है एंड इमेज formed is also a point। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को हम लोग पहले क्या बना रहे थे, एरो बना के बता रहे होते थे। अब हम लोग एरो बना के नहीं बताएंगे, हम लोग पॉइंट से बताएंगे। तो पहला एजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा एजम्पशन आपका है कि कभी भी कोई रे ऑफ लाइट जो भी एंगल्स फॉर्म करेगी, आपको मालूम है अपार्चर क्या होता है, अपार्चर मालूम है ना क्या होता है। अपार्चर किसे, ये स्पेरिकल बनाया आपने तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है अपार्चर। मैं कहूँ ये अपार्चर बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कैसे बनाओगे इसी अपार्चर को, ऐसे बनाया आपने कि ये क्या है, बहुत स्मॉल है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, समझ में आए। तो इसमें बीच में कभी भी डिफरेंस नहीं करेंगे हम लोग, जबकि होता है यही है कि ये जो डिफरेंस कुछ ना कुछ रहता है, पर वो डिफरेंस हम लोग इस डेरिवेशन को करने के लिए इस डिफरेंस को बहुत कम मान रहे हैं कि जो आप लेंस यूज कर रहे हैं इज लेंस यूज is of very small aperture। ये हमारा दूसरा assumption है। तीसरा, जितने भी एंगल्स फॉर्म करेंगे, एंगल्स फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल। अब वो एंगल कोई भी हो सकता है, अभी आज समझ में आ जाएगा आपको कि किस एंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एजम्पशंस में हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे को पता हो कि पहला हमारा स्टार्टिंग बेस है एक्चुअल में है क्या। तो एंगल फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल। अब ये एंगल किससे हो सकता है, ऑब्जेक्ट से हो सकता है,
ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस, और किसकी बात करें, इमेज, और क्या बात कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इनसे जो एंगल फॉर्म करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जितनी भी चीज़ें, जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एक पॉइंट सोर्स। यहाँ पे जरा रे ऑफ लाइट को अगर मैं इंसिडेंट करता हूँ, देखो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये जो कर्व पार्ट है इस वाले का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, नॉर्मल पे, परपेंडिकुलर। मतलब अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ पे, इस मिरर पे, वो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी। कैसे, जैसे मुझे अगर इसका नॉर्मल, मुझे नहीं पता ये रे ऑफ लाइट ये एंगल फॉर्म कर रही है, कितना एंगल फॉर्म कर रही है, किसके साथ कर रही है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको मान लेते हैं कि ये है इसका नॉर्मल, ये मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया। जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल क्या चीज़ कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सारी कैलकुलेशन हम लोग किससे करते हैं, इसी नॉर्मल से करते हैं। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है तो क्या होना चाहिए, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। ये नॉर्मल हुआ ना, ये नॉर्मल हुआ कि नहीं, अगर ये नॉर्मल है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। अब सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होना चाहिए, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो चुकी है, वो रिफ्रैक्शन कौन सा होना चाहिए, कि ये रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो कहाँ पे बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होनी चाहिए, तो ये कहाँ बना दी मैंने, यहाँ बना दी, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होना। जानी कैसी चाहिए थी ये, इस लाइन को मैं आगे की तरफ ट्रेस कर दूँ तो ये हो गया, जानी कैसे चाहिए थी ऐसे, पर कैसे चली गई, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो ये क्या बन गया, आपकी इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, हम लोग सिर्फ डायग्राम चेंज करेंगे और कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो हर डेरिवेशन के लिए सेम रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, आपको उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए कि कौन सा है। अब वो आप तभी बना सकते हैं जब आप क्लियरली डायग्राम को ड्रॉ करें। ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, साथ साथ बनाते हुए जाना। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि सर ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ ये क्या है मेरा नॉर्मल, और ये क्या हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, यही होना चाहिए ना आर। अब हमेशा एक चीज फिक्स समझ में आई ये बात, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग एक चीज फिक्स कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगा, ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगा उसे हम हमेशा फिक्स कर देते हैं कि वो एंगल को बोल देते हैं अल्फा। इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगी वो इसको फिक्स कर देते हैं बीटा, और जो नॉर्मल है इसका उसको हम लोग बोल देते हैं गामा। ये फिक्स कर देते हैं सारी इमेजेस के लिए, अभी बहुत सारी बनानी है हमें। ठीक है, ये सब के लिए हमने फिक्स कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात, हमारे एजम्पशंस में क्या क्या चीज़ें थी वो एक बार वापस से देखते हैं। अल्फा, बीटा और गामा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी एंगल बना रहे हैं वो एंगल कितना है, बहुत स्मॉल है। मैं इस एंगल की बात कर रहा था। दूसरा, जो अपार्चर है इस लेंस का, इस अपार्चर को मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ। सपोज इसको मैंने बोल दिया ये एम है और इसको नाम दे दिया एन है। ये क्या है, पी। एक ही साइड ले रहे हो ना, तो इसको क्या वर्ड बोल रहे हैं, पी। ये जो पी एन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर है। मतलब आप इसको एम पी बोलो या एम एन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जो लेंस की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, वो लेंस का है, स्मॉल अपार्चर का है, जो उसका डिस्टेंस क्या है, कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है, डिफरेंस नेग्लिजिबल है। अब जरा एक एक करके जरा देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब हमारे को मालूम है सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, मालूम है, बेसिक मैथमेटिक्स जरा इसमें यूज करते हैं। हम ट्रायंगल ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक्सटीरियर एंगल मुझे मिले। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ऐसा ले लिया, देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, एक एम सी आई ट्रायंगल, एम सी आई। ये ट्रायंगल अगर मैं ले रहा हूं तो बताओ इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, आर, एंगल आर प्लस एंगल बी। एंगल को हटा देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं इसको, आर प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल गामा के। मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, गामा माइनस बीटा। मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है दूसरे एंगल्स की फॉर्म में। दूसरा ट्रायंगल बताओ कौन सा ले,
एक ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल की देखो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है मेरे को। दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा होगा, एम ओ सी, ट्रायंगल एम ओ सी। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, देखो ये स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन को देखा करो, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कौन सा हुआ, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई। अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। तो यहाँ पे तो हमारे को इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको आई और आर की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये आपका है स्टेप नंबर 1, तो सभी के लिए हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, आई और आर की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने एंगल कौन सा दिया है, अल्फा, इमेज को मैंने एंगल कौन सा दिया है, बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट नॉर्मल आप बना रहे हो, जो लाइन को ट्रेस कर रहे हो, वो क्या है, गामा। स्टेप नंबर 2, अब हमने क्या बोला है कि एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो जब एंगल्स स्मॉल होते हैं तो जरा बताओ कि अगर मुझे लिखना है 10 अल्फा लिखना है, 10 अल्फा लिखना है, तो बताएं स्टेप नंबर 2, ये स्टेप 2, 10 अल्फा लिखना था, पहले बीटा लिख दिया मैंने, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एम एन अपॉन, एम एन बोल लूँ या एम पी बोल लूँ, एक ही बात है, तो मैं एम पी बोल दूँ, एम पी अपॉन ओ पी, एम पी अपॉन ओ पी। सेम ऐसे ही 10 बीटा, बताते जाओ, 10 बीटा इज इक्वल्स टू, ये रहा बीटा, 10 बीटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कैसे लिखूं, एम पी अपॉन पी आई, एम पी अपॉन पी आई। ऐसे ही नेक्स्ट लिख लेते हैं 10 गामा, 10 गामा की वैल्यू बताओ, गामा इक्वल्स टू एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन, एम एन बोलूँ या एम पी बोलूँ, फिर कंफ्यूज खुद ही हो जाएंगे। अब बताओ, एम पी लिख देते हैं, एम पी अपॉन कितना लिखूं गामा के लिए, पी सी। अब हमने क्या भी बोला था कि ये जो एंगल्स है वो एंगल्स कैसे हैं, एम पी अपॉन ओ पी, ओके, एम पी अपॉन ओ पी, 10 बीटा इक्वल टू एम पी अपॉन पी आई, और 10 गामा इक्वल टू एम पी अपॉन पी सी। ये जो एंगल्स है वो एंगल्स क्या लिए हैं, बहुत स्मॉल है। तो जब एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि ये किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट अल्फा के, ये किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट बीटा के, और ये किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट गामा के। तो जहां पे अल्फा बीटा गामा होगा मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। ये मेरा है स्टेप नंबर 2। अब मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, जरा स्टेप नंबर 3 देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में हमने इसको क्या बोला है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν1 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ν2। जरा स्नेल्स लॉ लगाएं, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखते हैं पहले, ν2 अपॉन ν1। पर भाई आई और आर तो एंगल बहुत छोटे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू ν2 अपॉन ν1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ν1 आई इज इक्वल्स टू ν2 आर लिखा जा सकता है। आई और आर की वैल्यू, ये हमारा जो केस है वो किसमें है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में, ठीक है। इसको लिख रहे हैं ν1, आई की जगह पे क्या लिखूं, आई की जगह पे अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। ऐसे ही सेम ν2 आर की जगह पे क्या लिखूं, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक है यहाँ तक। अब जो वैल्यूज हमने की है स्टेप 1 स्टेप 2 में, स्टेप 3 में इन वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ν1 अल्फा की जगह पे हम लोग लिख देते हैं एम पी अपॉन ओ बी, एम पी अपॉन ओ बी प्लस गामा की ओ पी, सॉरी ओ पी, गामा की जगह पे हम लोग लिख देते हैं एम पी अपॉन पी आई, एम पी अपॉन पी आई इक्वल्स टू ν2 गामा की जगह पे क्या लिख दें, ν1 एम पी अपॉन ओ पी प्लस एम पी अपॉन पी आई, ν2 की जगह पे अब गामा की जगह एम पी अपॉन पी सी, एम पी अपॉन पी सी माइनस
बीटा की जगह वापस रिपीट करो, एम पी अपॉन पी आई। क्या लिखूं? एम पी अपॉन पी आई। यहां तक बात समझ में आई? गामा की जगह पे लिखना है हमें एम पी अपॉन, गामा की जगह बीटा की जगह, अच्छा इसकी जगह पे लिख देते हैं एम पी अपॉन, क्या लिख दे, पी सी। नोट करो, एमपी कॉमन देखो, सब में कॉमन दिख रहा है, न्यूमरेटर में एमपी को कॉमन ले लें तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? क्या लिखोगे? इसे लिख दिया न्यू वन, एमपी कॉमन लिया तो कितना बचा बेटा? 1 अपॉन ओपी। ओपी जरा डायग्राम में देखें, चलो पहले इसको लिख देते हैं, ओपी प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू न्यू टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। लिख सकते हैं ऐसा? ये क्या हो गया? न्यू वन। अब जरा साइन कन्वेंशन के साथ जरा इन वैल्यूज को लिखना है, जो कि बहुत ध्यान से लिखना है कि किसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और किसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है इतना? जरा डायग्राम में देखते हैं, याद रखना ओपी और पीसी फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले हम। देखो डायग्राम की तरफ, ओपी क्या था? ओपी कहाँ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? नेगेटिव। क्या लिखो? यू माइनस ऑफ यू। तो मैंने यहां पे लिख दिया न्यू वन, क्या लिखना है? 1 अपॉन माइनस ऑफ यू प्लस 1 अपॉन पी सी, पी से सी राइट साइड पे प्लस आर। ऐसे ही यहां पे लिख दिया मैंने न्यू टू ब्रैकेट में 1 अपॉन पी सी वापिस से प्लस आर, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अगेन पी आई, अगेन पी आई। ये क्या चीज होता है? वी। वी राइट साइड में है तो प्लस, तो ये प्लस वी। चलो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको भी लिख दिया। अब जरा देखें नेक्स्ट, वापस नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास है। अब देख के समझ में आ रहा है, देखो दोनों साइड देखो, आर इस साइड है तो आर वाले सबको एक साइड लिख देते हैं, यू और वी वाले को एक साइड लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे लिखो? देखो न्यू वन माइनस का यू, एक बार मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ये कितना हो गया? न्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू न्यू टू अपॉन आर माइनस न्यू टू अपॉन बी। ठीक है? इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा न्यू टू अपॉन वी माइनस न्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू न्यू टू माइनस न्यू वन, और दोनों को नीचे एक साथ कंबाइन करके लिख दिया मैंने आर। समझ में आया? ये आपका हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, नोट करो। ये हमने किसके लिए किया है? इमेज रियल है या वर्चुअल? रियल। अगर मुझे इसी को वर्चुअल इमेज के लिए करना हो तो यही सेम कंडीशन, सेम लेंस, ऑब्जेक्ट वही रेयर मीडियम में रखा है, पर इस बार मुझे इमेज कैसे बनानी है? वर्चुअल इमेज बनानी है। तो वर्चुअल इमेज के लिए मुझे उसको कहाँ बनाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट साइड पे। तो इमेज कैसी बनी है? लेफ्ट साइड पे। डन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
चलो नेक्स्ट है, कंडीशन क्या है कॉन्वेक्स ही, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही है, और यही कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को हम लोग कैसे बोलते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब इस बार भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइज इन कहाँ पे, रियर मीडियम, रियर मीडियम, बट इमेज formed is virtual। भाई पहले इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट लाइज इन द रियर मीडियम बट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। पहले वाली जो इमेज थी वो रियल थी, ऑब्जेक्ट सेम वैसे का वैसे। तो इसमें भी हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया। भाई स्मॉल अपार्चर लेना है तो फिर हम लोग स्मॉल अपार्चर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, डेंसर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, रेयर मीडियम। ठीक है, ये मैंने रे ऑफ लाइट, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया। अब इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, लेफ्ट साइड पे। वर्चुअल इमेज कब बनती है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होना चाहिए। जैसे मैंने बना दिया ये, तो देखो मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि ये आ गई। इसका नॉर्मल कहाँ बनाऊँ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनाऊंगा, इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, अंदर ही बनेगा ना, ये स्पेयर है ना, तो ये फिक्स है। ये हमेशा इसको ध्यान रखना है कि सी कहाँ बनाना है आपको, कि सर ये देखो कहाँ पे होना चाहिए, इसको कंप्लीट कर लिया। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मैंने नॉर्मल जहाँ पे भी बनेगा मान लेते हैं वो नॉर्मल कहाँ बना, ये, और ये कौन सा है, सी। अब मुझे जो इमेज बनानी है वो इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे, अब ये डेविएट तो रियर से डेंसर मीडियम में, पर इस बार जो डेविएशन हुआ वो डेविएशन कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरह से, वहाँ पे नहीं गई, मेरे को उसको पीछे की तरफ ट्रेस करना पड़ रहा है। ये इतने डिस्टेंस को ट्रेवल, अगर मैंने इसका फेस कुछ इस तरह से बनाया है कि ये मुझे दिख रहा है कि ये तो और ऊपर जा रही है, नीचे की तरफ नहीं आ रही, मुझे इसी को बैक साइड में ट्रेस कर दूंगा, इसी को मैं बैक साइड में मैंने ट्रेस कर दिया। जब बैक साइड में ट्रेस किया तो वही फॉर्म क्या करेंगे, वही क्या चीज़ होगी, मेरी इमेज होगी। समझ में आ गया, सी कैसे लिया है, ऑब्जेक्ट कैसे लिया है। नॉर्मल बनाओगे अपना पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पे डेविएट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो किसको देखना है, नॉर्मल को। और इंसिडेंट रे कौन सी है, ये रे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, यही है ना इंसिडेंट रे, ये क्या हुआ, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ, बताओ कौन सा, कहाँ से कहाँ तक, ये फिर क्या सब कुछ नहीं है। ये वाला रे कौन सी है बेटा, ये आप इसको क्या देखना है आपको। चलो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आ रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हुआ, रिफ्लेक्शन कौन सा हुआ, रिफ्लेक्टेड रे देखते हो, रिफ्लेक्टेड रे देखते हो, और क्या देखोगे, नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, यही वाली है, और क्या देख रहे हो आप, नॉर्मल। तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही है क्या ये क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होना चाहिए, कहाँ से, यही से, ये नॉर्मल, और ये वाला क्या हुआ आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस। डायग्राम बनाओ साथ साथ, चलो पहले और सोचो कैसे बनाओगे, डायग्राम बनाओ साथ साथ। बना लिया,
जिसने बना लिया चलो वो बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हुआ? मैं हटा रहा हूं इसको। मुझे एक चीज बताओ, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। यही होता है ना बेटा? ऐसे बनाते हो ना? रिफ्रैक्टेड कहाँ पे बनना चाहिए? ये नॉर्मल को आप रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल देखते हो, है ना? इंसिडेंट रे उस मीडियम में एंटर होने से पहले, उस मीडियम एंटर होने से पहले वो क्या है? इंसिडेंस है। होने के बाद जो एंगल फॉर्म हो रही है वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो जरा इसके अंदर वापस से देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे कौन सी होनी चाहिए? ये इंसिडेंट रे। और नॉर्मल कौन सा है? ये रहा परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल किससे बोलेंगे? इसे बोल दो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोलो? अब मीडियम के अंदर एंटर हो चुकी है, मीडियम के अंदर एंटर हो चुकी है। अब मीडियम के अंदर एंटर हो चुकी है तो वो कौन सा होना चाहिए? ये डेविएट हुआ। ये क्या होना चाहिए? इसको आर बोल दूं, हाँ या ना? समझ में आ गया? उससे लिंक करोगे तो समझ में आ जाएगा फटाफट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हो? अल्फा। इमेज को क्या बोलते हो? बीटा। और इसको क्या बोलते हो? गामा। ठीक है, सेम वापस सबसे पहला स्टेप, अगर आपने इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लिए हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया है, तो फिर हो गया आपका डेरिवेशन। आपको सिर्फ रे डायग्राम पे ध्यान रखना है और आई और आर में गलती नहीं करनी है। अगर वहाँ पे आई और आर में गलती हो गई तो आपका डेरिवेशन गया, फिर आपके माइनस प्लस साइन में डिफरेंस आने लग जाएगा। जरा देखें, बताओ रिलेशन किसका किससे बनाया भाई? ये देखो, ये अल्फा, ये गामा, और ये लाइन कैसे जा रही है? स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन जा रही है ना? तो अल्फा प्लस गामा क्या होना चाहिए? फर्स्ट अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल होने चाहिए? आई। ये तो फर्स्ट मिल ही गया हमारे को। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला क्या होना चाहिए? सेकंड वाले में ट्रायंगल देखो, ये वाला ले रहा हूं मैं, ये कंप्लीट ट्रायंगल। ये कितना? बीटा। यही लाइन को अपने आगे की तरफ ट्रेस किया है ना, तो बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? बीटा। अब बीटा की बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट वाले रिलेशन में हमने क्या किया? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? आई के। सेकंड वाला बताओ, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, बीटा प्लस गामा इक्वल टू आर होना चाहिए क्या? नहीं, ये तो बैंड हो चुकी है ना बेटा। इसको हमने पीछे की तरफ, ये जो बैंड हुई इसको पीछे की तरफ किया हमने, तो बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू आर। सही है, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू आर। अब आई और आर मिल गए, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, टेन अल्फा अपार्चर, तो इसको मैंने बना लिया, इसे बना लिया। ये क्या है? एम बोल देते हैं, और इसको भी एन बोल देते हैं। स्टेप नंबर 2, स्मॉल अपार्चर है तो क्या लिख सकते हैं? 10 बीटा, बताते जाओ। 10 बीटा इज इक्वल्स टू, 10 बीटा इक्वल्स टू एम एन अपॉन एन आई। 10 अल्फा इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? अप्रोक्सीमेट बीटा के, क्योंकि एंगल्स कैसे हैं? स्मॉल। 10 बीटा। चलो नेक्स्ट, 10 अल्फा बताओ। 10 अल्फा की वैल्यू, 10 अल्फा कितना? एम एन अपॉन एन ओ, एम एन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? 10 अल्फा की बात कर रहा हूँ, पहले बीटा फाइंड किया है। तो 10 अल्फा कितना हो गया? एम एन अपॉन एन ओ, एम एन अपॉन एन आई। ये क्या हो गया? एन ओ, एन ओ, यस। चलो फिर क्या लिखें? 10 गामा लास्ट। 10 गामा की वैल्यू एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन सी। यहाँ पे ये जो P है, P और N में दोनों में डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने उसको एक साथ ही लिख दिया। तो अल्फा की वैल्यू
बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एम एन अपॉन एन आई, अल्फा की वैल्यू हो गई एम एन अपॉन एन ओ, और गामा की वैल्यू कितनी हो गई, एम एन अपॉन एन सी। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट, ये हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या था, स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में जब हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले वाले डेरिवेशन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया था, न्यू1, क्या लिया था, न्यू1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लो, न्यू2। तो स्नेल्स लॉ लिखना है तो कैसे लिखूं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, कैसे लिखना है, न्यू2 अपॉन न्यू1। आई और आर बहुत छोटे हैं तो इसलिए नियरली किसके इक्वल है, आई अपॉन आर के। वापस अगेन वही सेम स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यू2 आर इज इक्वल्स टू न्यू1 आई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चेक करो क्या आंसर आता है, फॉर्मूला सेम आता है यार। वैल्यूज किसी सब्स्टिट्यूट करनी है, आर की और आई की। न्यू2 आर की जगह पे क्या लिख दिया आपने, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, न्यू1 की जगह पे क्या लिख दोगे, आई की जगह पे लिख दिया अल्फा प्लस गामा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका जो फॉर्मूला अभी आपने ड्राइव किया था वो फॉर्मूला ये था, न्यू2 अपॉन वी माइनस न्यू1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू न्यू2 माइनस न्यू1 अपॉन आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका फॉर्मूला ये एज इट इज रेडी। तो फॉर्मूला कैसा होगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, एंड करें।